नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल एएम क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी के एग्जामिनेशन के लिए, और सीआईएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट एलडीसी एग्जामिनेशन भी पूछा जाता है। तो कई सारे एग्जाम है जहां पे सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल के बारे में जो है पूछा जाता है। खास करके सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी में के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखा गया है कि 5 से 10 क्वेश्चन जो है लगभग जो है सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल के रहते हैं। तो 10 क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने की नियत से जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह मेरा तीसरा वीडियो है इस सीरीज का, मतलब लेटेस्ट सीरीज का जो है तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है। अगर उन दोनों वीडियो का आपने नहीं देखा है तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर भी जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट पे जाके भी आप उसे देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल के बारे में। तो सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल में जो मैंने हम लोग कल पढ़े थे रूल 3, हम लोग कल क्या पढ़े थे? एक्ट 3 से लेकर एक्ट 8 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। यानी धारा 3 से लेकर धारा 8 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसमें हम लोगों ने अनुच्छेद 311 भी पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग धारा 9 से लेकर धारा 15 तक पढ़ेंगे और जानेंगे 1 to 1 कि धाराओं में क्या है। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। एक सीआरपीसी भी आपको पढ़ना पड़ेगा 1973, वो भी पढ़ना होगा आपको। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पे ऑन कर लीजिए, ताकि कल जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाए, क्योंकि ये सारा मेहनत आपके लिए है ताकि आप क्वालिफाई करें, आप एएसआई बने। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, जैसा कि हम इससे पहले पढ़े हैं कि अभी हमारा चल रहा है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968 चल रहा है। ठीक है, हम लोग अभी 1968 का जो है सीरीज है उसे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1968 अधिनियम की धारा, 1968 अधिनियम की धारा जो है 9 भी है, धारा 11, धारा 12। सीआरपीसी तो अलग चीज है, इसे मैंने डाल दिया है। धारा 13, धारा 14, धारा 15, इनके बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग चलते हैं धारा 9 की तरफ। कल हमने लोगों ने देखा कि धारा 8 जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था कि धारा 8 और नियम 34, धारा 8 और नियम 34 के तहत जो है किसी भी नामांकित बल सदस्य को जो है सजा दिया जाता है, चाहे सजा किसी प्रकार का हो। धारा 8 और नियम 34 के तहत किसी भी बल सदस्य को क्या दिया जाता है? सजा। जब सुनाया जाता है तो अब सजा सुना दिया, कोई भी जो है पर्यवेक्षक अधिकारी एसी से लेकर डीजी तक आपको कोई एक सजा सुना दिया, तो सजा सुनाने के बाद आप क्या करेंगे? पनिशमेंट दे दिया, सजा सुना दिया, तो उसके बाद क्या करेंगे? तो उसके बाद एक प्रक्रिया होती है अपील की, कि आप अपने पनिशमेंट को कम कराने या माफ कराने के लिए जो है आप अपील कर सकते हैं। तो धारा जो 9 है 1968 की धारा 9 जो है वह यह बताती है कि किसी भी बल सदस्य को जब पनिशमेंट दिया जाता है तो उसके लिए वह अपील क्या कर सकता है। यह आपका हक है। क्या है? यह आपका हक है। तो धारा 9 में अपील करने का जो है प्रावधान दिया है। क्या दिया है? धारा 9 में अपील करने का प्रावधान दिया है। तो क्या? अपील। अब देखिए, हम लोग एक एक चीज पढ़ेंगे, आपको एकदम कंठस्थ याद हो जाना चाहिए आज के वीडियो में ही। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो छोटे से वीडियो में ही आपको याद होगा। अब वीडियो तो आप चलते फिरते कहीं भी टावर पे बैठ के या फिर जहां पर भी आप खड़े हैं वहां पर भी देख सकते हैं, बस में, ट्रेन में। तो आप क्या है? धारा 9 क्या हुआ? अपील आप कर सकते हैं। लेकिन अपील करने का एक अवधि दिया गया है। क्या अवधि दिया गया है? कि आप 30 दिन के अंदर ही आप जो है अपील करना है। ठीक है, कितने दिन के अंदर? अब देखिए, यहां 3-4 क्वेश्चन हो गए। पहली बात कि धारा 9 में जो अपील का प्रावधान दिया गया है उसके लिए धारा 8 का पनिशमेंट है। तो आपको धारा 8 हो गया कि पनिशमेंट जो दिया जाता है नामांकित बल सदस्यों को धारा 8 या रूल 34 के तहत दिया जाता है। देखिए, क्वेश्चन हो गया। नंबर दूसरा हो गया कि धारा 9 के तहत क्या है? अपील का प्रावधान है कि आप अपील कर सकते हैं। कितने दिन के अंदर? तो 30 दिन के अंदर आपको अपील करना होगा। फिर एक प्रश्न बनता है यहाँ पे कि अपील हम 30 दिन के अंदर तो करेंगे, यदि हम 30 दिन के अंदर अपील नहीं कर पाए तो क्या होगा? क्या उसके बाद हम अपील कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। 30 दिन के बाद भी आप अपील
कर सकते हैं, लेकिन यह डिपेंड करेगा जिस पनिशमेंट देने वाले अधिकारी के पास या तो अपील करेंगे या तो उसके वरीय अधिकारी यानी उससे सीनियर ऑफिसर के पास अपील करेंगे। तो अपील 30 दिन के बाद ही कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास आप अपील कर रहे हैं उसको आप संतुष्ट करना पड़ेगा। वह अगर संतुष्ट हो जाए कि जो अपील करने वाला है यानी जो जिसे पनिशमेंट मिला है वह किसी कारणवश, जो कारण जेन्युइन था, उस कारणवश 30 दिन के अंदर वह अपील नहीं कर पाया, तो आपकी अपील को वह मान सकता है, उसे एक्सेप्ट कर सकता है 30 दिन के बाद भी। बट कंडीशन है कि उस अधिकारी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए धारा 9 पढ़ ली। अब आते हैं धारा 11। 9 के बाद 10 जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है, होगा तो बाद में बता देंगे क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं धारा 9। धारा 9 क्या धारा 11। धारा एक्ट 11 क्या बताता है कि आप ड्यूटी पे हैं, किसी भी ड्यूटी पोस्ट पे तैनात हैं, आप ड्यूटी पे हैं, किसी भी ड्यूटी पोस्ट पे तैनात हैं और वहां पे कोई भी बंदा, कोई भी पब्लिक या स्टाफ आता है और आपके काम पे बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, आपके काम पे बाधा उत्पन्न करता है, या तो धमकी देता है, या तो जान से मारने की धमकी देता है, या गाली गलौज करता है, इस तरह की कुछ भी जो है हरकत करता है आपके ड्यूटी पोस्ट पे आके, आपके ड्यूटी प्लेस पे आके, तो आप क्या कर सकते हैं। ये आपका धारा 11 भी क्या है, अधिकार को बताता है कि आप उस व्यक्ति को बिना वारंट आप गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, तो धारा 11 क्या कहता है, बिना वारंट गिरफ्तारी, बिना वारंट गिरफ्तारी। ठीक है, बिना वारंट गिरफ्तारी। हमने कंडीशन बता दिया कि किन किन कारणों से जो है आप बिना वारंट जो है गिरफ्तार उसे कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं, समझ में आ गया धारा 11 कि बिना वारंट गिरफ्तारी है। अगर आप कहीं पे कार्यरत है किसी ड्यूटी पोस्ट पे, वहां कोई जो है दुविधा उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है, तो आप उसको बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं। अब आते हैं धारा 12। धारा 12 जो है, धारा 12 जो है हमें यह बताता है कि जिस बंदे को आपने गिरफ्तार किया है, जिस बंदे को गिरफ्तार किया है उस बंदे की तलाशी, क्या तलाशी, उस बंदे की आप तलाशी ले सकते हैं या करवा सकते हैं। क्यों तलाशी ले सकते हैं, आपको क्यों तलाशी करना है। आपने गिरफ्तार तो कर लिया, गिरफ्तार करने के दरमियान हो सकता है कि उसके शरीर में, पॉकेट में कहीं पे कोई साक्ष्य, वो साक्ष्य को छुपा ना दे, फेंक ना दे। इस कारण से जो है धारा 12 में जो है वह तलाशी का प्रावधान है। आप जो है धारा 12 के तहत जो है उसे तलाशी ले सकते हैं। ठीक है, तलाशी ले सकते हैं। तो तलाशी लेने के लिए जो है आपको पढ़ना पड़ेगा CRPC 1973। ठीक है, तलाशी ले सकते हो तो धारा 12 में क्या है, तलाशी। ठीक है, आप उसको जांच कर सकते हैं, चेकिंग फ्रिस्किंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको धारा CRPC 1973 का हवाला देना होगा। उसको आपको याद रखना होगा। जिस 1978 में जो है CRPC है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, यह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में यह बताया गया है कि आप जब किसी की तलाशी लेंगे तो कुछ बातों का ध्यान देंगे। क्या कि तलाशी लेने वाला जो भी अधिकारी होगा वह हेड कांस्टेबल एंड एबव होगा। ठीक है, जो रैंक होगा वह क्या होगा, हेड कांस्टेबल। इसमें भी आप लिख लीजिए कि हेड कांस्टेबल एंड एबव रैंक के चीजें होंगे। और इनमें एक चीज बताया गया है कि तलाशी लेने के दरमियान आप उसके प्राइवेसी का ख्याल रखेंगे, उसके मर्यादाओं का ख्याल रखेंगे, ताकि उसे जो है किसी प्रकार का उसका मर्यादा का उल्लंघन उसके साथ ना किया जाए। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो कौन बताता है, CRPC। आपको पूछ अगर दे सवाल कि CRPC का कौन किसके तहत आप ये लेते हैं, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के तहत जो है हम तलाशी किसी का लेते हैं, हवलदार या उसकी एबव रैंक का अधिकारी होना चाहिए उसको तलाशी लेने के लिए। तलाशी में जो है हम उसके जो है आत्मसम्मान का ख्याल रखेंगे, ताकि उसके आत्मसम्मान का हनन ना हो, तब तक की जरूरत ना पड़े। ऐसा नहीं है कि आप उसे नहीं सकते, इंसेंटिव रूम में ले जा सकते हैं, आप उसको इंसेंटिव तरीके से भी कर सकते हैं, बट वो सारे प्रोसीजर क्या के क्रिमिनल प्रोसीजर को 1973 के तहत ही आएगा। ठीक है, तो तलाशी लेंगे, धारा 12 के तहत तलाशी लेंगे। तलाशी लेने वाला अधिकारी जो होगा हेड कांस्टेबल एंड एबव रैंक का होगा CISF में। ठीक है, अब आते हैं धारा 13। इतना तक समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं धारा 13। हम लोग देखिए कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, 9, 11, 12, 13, आपको याद हो जाना चाहिए। धारा 13 में यह कहता है कि आप तो क्या किए, किसी को गिरफ्तार किए, तलाशी भी ले लिए, तलाशी कैसे लिए लेना है यह भी जान लिए,
तो धारा 11 का तो आप तलाशी लेके जब किसी बंदे को आपने गिरफ्तार कर ही लिया तो अपने पास रखेंगे क्या? नहीं, अपने पास नहीं। अब उसको क्या करेंगे, कागजात के साथ, जो भी उसके अगेंस्ट में डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, डॉक्यूमेंट के साथ, एफआईआर कॉपी के साथ क्या करेंगे, उसके सीनियर अधिकारी वहां जो भी होंगे उसको, या तो पुलिस को, किसको, पुलिस को जो है आप क्या करेंगे, हैंड ओवर करेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, पुलिस को हैंड ओवर करना है। ठीक है, पुलिस को हैंड ओवर करेंगे। ठीक है, पुलिस को हैंड, तो धारा 3 में गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को क्या करना है, पुलिस को हैंड ओवर करना है। क्लियर है? धारा 13 क्या बताता है, गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को, तलाशी लिए हुए व्यक्ति को पुलिस को हैंड ओवर करना है एफआईआर कॉपी के साथ, जो भी उसके अगेंस्ट में कागजात बनते हैं उसके साथ। अब आते हैं धारा 14। धारा 14 यह बताता है कि सीआईएसएफ की तैनाती या तो सरकारी या तो गैर सरकारी जितने भी उद्यम हैं, या गैर सरकारी जितने भी सरकारी या गैर सरकारी जो संस्थानें हैं या मॉन्यूमेंट्स हैं, उन जगहों पर सीआईएसएफ की तैनाती और अधिकार, सीआईएसएफ की तैनाती यानी कि डिप्लॉयमेंट ऑफ सीआईएसएफ एंड, और उसके अधिकार और उसके, ठीक है, तो सीआईएसएफ की तैनाती और उसके अधिकार को बताता है कौन, धारा 14। जैसे कि आप यार किसी भी एनटीपीसी में तैनात है, आईओसी में तैनात है, किसी उद्यम में ताजमहल में तैनात है, ये धारा 14 के तहत ही जो है वह आपकी तैनाती आती है। अब आते हैं धारा 15। धारा 15 जो है, जो जिसे सुन के बिल्कुल ही आपको अच्छा नहीं लगेगा, धारा 15 बताता है आपके ड्यूटी आवर्स के बारे में। क्या बताता है, धारा 15 बताता है आपका ड्यूटी आवर्स की, सीआईएसएफ में जो आप ड्यूटी कर रहे हैं तो आप कितने घंटे के लिए बॉन्ड हैं, आपको कितने घंटे के लिए बॉन्ड है आपको बता दें। तो धारा 15 बताता है कि आप 24 आवर्स ऑन ड्यूटी हैं। क्या है, आप 24 घंटे ऑन ड्यूटी है। इसका मतलब नहीं, ये नहीं है कि आपको 1 से लेकर 24 घंटे तक लगातार ड्यूटी की जाएगी, नहीं। इसका मतलब कतई यह नहीं होता है कि 24 घंटे आपको ड्यूटी करनी होगी, बट विकट परिस्थिति में आपको करनी पड़ सकती है। कब, एसेंशियल एक्सेप्शनल केस, जब हार्ड सिचुएशन आ जाता है तब जो है आपको ले आ जा सकता है। लेकिन 24 घंटे जो है ऑन ड्यूटी का मतलब यह होता है कि अगर कभी जरूरत पर, अभी आप घर पे हैं और रात के 12 बजे भी आपकी जरूरत पड़ गई तो आपको बुलाया जा सकता है। अभी आप मान लीजिए कि सुबह है तो सुबह को भी आपको बुलाया जा सकता है, रात को भी बुलाया जा सकता है, मतलब किसी भी टाइम आपको बुलाया जा सकता है। इसका मतलब यह होता है 24 आवर ऑन ड्यूटी का मतलब। तो आज हम लोगों ने 9 से लेकर 15 तक पढ़ा। कल हमने क्या पढ़ा था, 3 से लेकर 8 तक पढ़ा। यह तीसरा वीडियो है। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं, रिकॉल करते हैं ताकि आप लोगों को एक बार के बाद दोबारा याद ना करना। हम लोग पढ़ रहे हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968, सेंट्रल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968 पढ़ते हैं। उसकी धारा जो है धारा 9 पढ़ते हैं। धारा 9 क्या है कि धारा 8 और रूल 34 के तहत दिए गए पनिशमेंट के बारे में, उसके अगेंस्ट में आप जो है अपील कर सकते हैं। और अपील की अवधि कितनी होगी, 30 दिन होगी। ठीक है, 30 दिन के बाद भी आप अपील कर सकते हैं, लेकिन जिस बड़ी अधिकारी के पास आप अपील कर रहे हैं उसे आपको संतुष्ट करना होगा कि आप 30 दिन के अंदर इन कारणों से अपील करने में असमर्थ रहे। 9 के लिए अब धारा 11 में चलते हैं। 11 कहता है कि आप जिस भी जगह पे तैनात हैं, जहां पर भी आप ड्यूटी कर रहे हैं, यदि आपके ड्यूटी में कोई व्यवधान उत्पन्न करता है, रुकावट उत्पन्न करता है, या फिर आपको डिस्टर्ब करता है, धमकी देता है, गाली देता है या और कुछ करता है, तो आप उसको बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं। तो बिना, धारा 11 क्या बताता है, बिना वारंट गिरफ्तारी। ठीक है, अब आते हैं धारा 12। अब किसी व्यक्ति को आपने गिरफ्तार कर लिया तो धारा 12 यह बताता है कि आप उस गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति की अविलंब तलाशी ले सकते हैं। तलाशी लेने का कारण क्या हो सकता है, आप बताएंगे कि हो सकता है कि इसके पास कोई साक्ष्य हो, साक्ष्य को फेंक ना दे, उस साक्ष्य को छुपा ना दे, उस साक्ष्य को चबा ना ले। इन कारणों से, इन डरों से जो है उस साक्ष्य को अपने कब्जे में लेने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, धारा 12 के तहत जो है तलाशी लेते हैं। साथ ही साथ उसके पास कोई हथियार ना हो कि सामने वाले पे अटैक कर दे। इन कारणों से जो हम धारा 12 के तहत उसकी तलाशी लेते हैं। और तलाशी लेने के लिए जो है सीआरपीसी 1973 का हवाला दिया जाता है कि उसमें दिए गए नियमों का जो ध्यान रखेंगे। जैसे कि जो है सीआईएसएफ में यह बताया गया है कि हेड कांस्टेबल एवं रैंक का अधिकारी जो है वही तलाशी ले सकता है, और तलाशी लेते वक्त उसके मान मर्यादाओं का बिल्कुल ही ख्याल रखें। तब तक जब
उतना ही आप फोर्स का यूज करें जितना ज़रूरत है। ये नहीं कि आप जितनी ज़रूरत नहीं उससे ज़्यादा आपने फोर्स का यूज कर दिया, कहीं भी रास्ते में आपने उसे नंगा कर दिया या कपड़े उतार दिया, उसके लिए उसके प्राइवेसी का हनन नहीं होगा करना है आपको इंसेंटिव रूम वगैरह में ले जाना है अगर ऐसा कोई ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, अब आते हैं धारा 13। धारा 13 क्या बताता है? धारा 13 आप गिरफ्तार तो कर लिए, तलाशी ले ली, तो धारा आप 13 में आते हैं। 13 में क्या आता है? पुलिस को हैंडओवर करते हैं। गिरफ्तार के व्यक्ति को डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद डॉक्यूमेंट के साथ पुलिस को हम हैंडओवर करते हैं। धारा 14 में क्या आता है कि सीआईएसएफ की तैनाती और उसका अधिकार, आप जिस जगह पे भी तैनात हैं वह अधिकार क्या कौन देता है? धारा 14 के तहत आपको वहां पे डिप्लॉयड किया जाता है, डेपुटेट किया जाता है। सीआईएसएफ की तैनाती जो है और उसका अधिकार आपको धारा 14 बताता है। धारा 15 क्या बताता है? धारा 15 यह बताता है कि आप जहां पर भी आप जो है 24 आवर जो है आप ड्यूटी में हो, ऑन ड्यूटी हो, मतलब आपको राउंड द क्लॉक किसी भी समय आपको बुलाया जा सकता है, आप उसे मना नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब एक बार मैं फिर बता दूं, इसका मतलब कतई नहीं कि आप 1 से लेकर 24 घंटा तक जो है आप लगातार ड्यूटी करेंगे, नहीं। हाँ, एक्सेप्शनल केसेस हैं ऐसे जहां पे हो सकता है कि आपको कुछ ज़्यादा ड्यूटी करना पड़े, वो बात अलग है। बट क्या धारा 15 बताता है कि आप 24 आवर ऑन ड्यूटी हो। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और याद हो गया होगा, क्योंकि ये सारे कंटिन्यूअसली हैं और हमने 1 to 1 हम पढ़ा रहे हैं, तो ये सारा चीज़ आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा आपके एएसआई एलडीसी के एग्जामिनेशन में। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल का वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और पीछे के वीडियो नहीं दिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, या फिर प्लेलिस्ट पे भी आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि उससे भी इसका लाभ मिलना चाहिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।